टॉपिक हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्लास है आज का लास्ट हमारा क्लास है मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर का, जहां हमने बस ये समझा था कि जो हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है वो सिचुएशन ऐसा है हाइपोथेटिकल, जहां पर इकोनॉमिस्ट ये अज्यूम करते हैं कि अगर मार्केट में होने वाला डिमांड वो बराबर हो जाए मार्केट में होने वाले सप्लाई के, तो पूरा इकोनॉमी जो है वो काम करेगा इक्विलिब्रियम पे। और ऐसे कंडीशन में जो प्राइस फिक्स होगा अल्टीमेटली, चाहे वो कहो चाहे ऑटोमेटिकली कहो, मार्केट के थ्रू एक इनविजिबल पावर के थ्रू, उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा। तो यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट इस चैप्टर में। तो पहले कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया मार्केट फोर्स के बारे में, जहां बताया कि मार्केट फोर्स जो होता है कंपीटिटिव मार्केट में जो प्राइस और जो है तुम्हारा क्वांटिटी वो करता डिसाइड कि कंज्यूमर और जो तुम्हारा होगा सेलर्स मार्केट के तौर पर कितना परचेज करेंगे, कितना वो सेल करेंगे। ध्यान देना, तो यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है मार्केट नहीं, यहाँ पे एक वर्ड इसमें जोड़ दिया कंपिटिटिव। तो ये वर्ड जोड़ते ही ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि भैया यहाँ पे कंपिटिटिव है, मतलब बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर। तो दो या तीन अगर बायर या सेलर चाहेंगे प्राइस को इन्फ्लुएंस करना तो कभी भी इन्फ्लुएंस कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं वो अपने चीजों को चाहेंगे बेचना कम से कम दामों पर, कम से कम दामों पर बेचना चाहेंगे ताकि सेल्स ज्यादा तुम्हारा हो जाए। तो इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो होता है बस दो ही इनविजिबल फोर्स मार्केट में अपने आप काम करते हैं, उसे कहते हैं डिमांड फोर्स और मार्केट फोर्स। तो हमने पहले वाले क्लास में आराम से बात किया है। तो इस चैप्टर का तुम्हारा जो कुछ एसेंस या कुछ नॉलेज तुम्हारा आएगा क्लास 11 टॉपिक से, जो हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हम इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड हमने पढ़ा था मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो हम भी इंडिया को लेके चलेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू में, टॉपिक आज डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, समझेंगे तीन इकोनॉमी के बारे में, तब समझ में आए कि टॉपिक है हमारा क्या। तो मैंने जब समझाया था मार्केट इक्विलिब्रियम, तब मैंने यही कहा था कि जो कंपेटिटिव मार्केट हमारा होता है वहां बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं। हमारे इंडिया में भी सेम हमारे हैं, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे बायर्स है किसी भी एक कमोडिटी का। तुम कोई भी उठा लो, मान के चलो शू उठा लो, तुम क्लॉथ उठा लो फॉर एग्जाम्पल, तुम मोबाइल फोन उठा लो, तुम्हें एक बायर या दो बायर नहीं मिल सेलर नहीं मिलेंगे, तुम्हें उससे ज्यादा सेलर्स या बायर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो एक बेसिक फैक्ट है कि जब बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे क्या होता है, उनके बीच में कंपटीशन कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब ही है कि कौन ज्यादा सेल करेगा। ध्यान देना, तो सेल कैसे होगा सबको पता है, जब तक कि अपने चीजों को कम से कम दामों पर और अच्छे से अच्छी क्वालिटी पर नहीं बेचेंगे तब तक उनका सेल हाई कंपैरेटिवली अपने कॉम्पिटिटर से नहीं होगा। तुम बहुत से देखो कि हमारे इंडिया में एक टाइम था कि सैमसंग कंपनी के मोबाइल के सेगमेंट में, फिर तुम्हारी रियलमी आई, शाओमी आई, रेडमी आई। इन्होंने क्या किया कि देखा कि जो कस्टमर इंडिया के उनको चाहिए अच्छे फोन कम से कम दामों पर, तो इन्होंने क्या किया, कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए कम से कम दामों वाला फोन लॉन्च किया, अच्छे से अच्छे मतलब क्वालिटी का, मान के चलो उसी प्राइस में, एक रिजनेबल जगह चलते प्राइस। आज वो मार्केट लीडर है इंडिया में और सैमसंग का मार्केट बहुत ही कम हो गया। तो नॉर्मली सभी लॉजिक सभी सेलर जानते हैं इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है, तो इसे कहते हैं कंपेटिटिव मार्केट का हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे प्राइस फैक्टर बहुत ही डिपेंड करता है कि तुम जब कंसीडर करोगे सप्लाई फोर्स और डिमांड फोर्स के चैप्टर में जाके, तो तुम्हें पहला एलिमेंट ही मिलेगा फैक्टर्स में, भाई दोनों ही एलिमेंट, दोनों ही केसेस में, चाहे डिमांड हो चाहे हमारा सप्लाई हो, वहां पर प्राइस ही पहला फैक्टर है जो फंक्शन करता है, जो चीजों को होने या न होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा होता है। डिमांड में सेम प्राइस फैक्टर हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था, सप्लाई में सेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्राइस ही हमारा फैक्टर था। तो क्वेश्चन बनता है कि जब हम प्राइस के बारे में बात करें, प्राइस डिसाइड करता कौन है, 100 रुपए हुआ कि 90 रुपए होंगे कि 80 रुपए होंगे कि फिर से 100 रुपया हो जाएगा। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है इस चैप्टर में, जो कि हमारा है मार्केट चैप्टर। ध्यान दे, ठीक है। और वहां हम समझते हैं इन डिटेल कि जो मार्केट फोर्सेस जो होते हैं ये दो फोर्स से मिलकर बने होते हैं, डिमांड फोर्स और मार्केट फोर्स। पर दोनों ही फोर्स मिलकर कभी किसी प्राइस गुड्स के प्राइस को बढ़ा देते हैं और कभी किसी गुड्स के प्राइस को कम कर देते हैं। तुम्हें बीच वाला मीन प्राइस चाहिए जो घटता है बढ़ता है, तो उसी मीन प्राइस को हम कहते हैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस, जो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हमारा है, जहां इकोनॉमिस्ट अज्यूम करते हैं कि वहां पर डिमांड फोर्स यानी कि डिमांड मार्केट में होने वाला मार्केट डिमांड और जो मार्केट में होने वाला सप्लाई यानी कि मार्केट सप्लाई दोनों बराबर हो, और उस पॉइंट पर जिस प्राइस का सामान बिक रहा है उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ध्यान दें, और प्राइस फिक्स नहीं रहता, ये घटता बढ़ता रहता है, क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों घटते बढ़ते रहते हैं। कभी डिमांड ज्यादा होता है तो कभी सप्लाई ज्यादा होता है। तो हमने इन शॉर्ट समझा था इसके लॉजिक और चैप्टर को समझने के लिए, जब तुम्हें लगे कि डिमांड फोर्स ज्यादा है किसी भी मूवमेंट पर, सप्लाई फोर्स को समझना हमेशा प्राइस पहले से इंक्रीज ही होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा इंक्रीज
ही होगा। और जब भी तुम्हें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में ये समझ में आए कि उस पर्टिकुलर केस में सप्लाई फोर्स में ज्यादा है डिमांड फोर्स से, तो तुम्हारा आंसर सेम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ हमारा प्राइस पहले से कम ही होगा। ठीक है, दो चीज मैंने वहां समझा था हम लोगों ने। और पे भी चीज समझा उन्होंने कि अभी तक गवर्नमेंट का कुछ रोल नहीं है, बस मार्केट फोर्स ही मिलकर आपस में करते डिसाइड कि कोई सामान कितने बिकेगा, लोग किसी सामान को कितने पैसे में खरीदेंगे, ध्यान देना, और जो ट्रांजैक्शन वो स्मूथली चलेगा, ध्यान देना। ये मार्केट पे गवर्नमेंट ने छोड़ दिया था। लेकिन अब बैक टू करते हैं क्लास 11 के टॉपिक में हमारे, जहां पे हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो वहां पे हमको 3 मिला था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड वाला। उनका हल्का सा एसेंस काम आएगा इस टॉपिक में समझने के लिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऐसा होता है जहां पर जो मार्केट का जो प्राइस होता है, जो मार्केट का जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग होता है, वो प्रोड्यूसर्स के हाथों में होता है और बायर्स के हाथों में होता है। मतलब कलेक्टिवली बता दें, सिंगल सिंगल नहीं, कलेक्टिवली पूरे बायर्स से पूरे सेलर्स के हाथों में होता है। तो उसे हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। क्यों? कि वहां पे गवर्नमेंट का रूल ही नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है ही नहीं। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूं गवर्नमेंट वहां पे कभी इंटरफेयर नहीं कर सकती है, चाहे उसका पावर जीरो हो गया, ऐसा कभी नहीं। अल्टीमेट पावर जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में ही है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, छोड़ रखा है मार्केट के ऊपर कि भैया तुम लोग देख लो, तुम लोग डिसाइड कर लो किस प्राइस तुम बेचोगे और किस तरह कस्टमर खरीदेंगे। अगर कस्टमर को लगे प्राइस हाई पे बिका, कस्टमर नहीं परचेस करेंगे, तो गवर्नमेंट को पता है सेलर्स खुद ब खुद प्राइस डाउन कर देंगे। गवर्नमेंट को ही पता है कि कोई कस्टमर किसी सामान को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो सेलर्स को तुम्हारा प्रॉफिट पहुंचाना है, तो खुद प्राइस को हाई कर देंगे। तो उनके पर छोड़ दिया। लेकिन उस इकोनॉमी में भी कभी अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं मार्केट हाथ से बात बाहर निकल रही है, सेलर्स या बायर्स का जो ट्रांजैक्शन का जो मॉड्यूल है वो ठीक से नहीं चल, तो गवर्नमेंट कभी भी कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है, ध्यान देना। लेकिन गवर्नमेंट एक फ्री इकोनॉमी में ये इंटरफेयर नहीं करती है, मैक्सिमम या मैं कहूँ बहुत ज्यादा तौर पर वो मार्केट पे सब कुछ छोड़ देती है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं कैपिटल ये सोशलिस्ट वाले में, तो यहाँ जस्ट उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई चाहे वो सेल ज्यादा हो चाहे डिमांड मेरा कम हो, किसी भी केस में गवर्नमेंट कंट्रोल अपने हाथ से जरा भी नहीं छोड़ती है। पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट अपने हाथों में रखती है, इनकी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। और इसे कहते हैं हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी। जहाँ गवर्नमेंट प्लान करती है कोई सामान कितने में बिकेगा, कितने में नहीं बिकेगा, चाहे डिमांड पावर कुछ भी हो, चाहे सप्लाई पावर कुछ भी हो, या उनके बीच का डिफरेंस कुछ भी क्यों ना हो। एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में सभी डिसीजन गवर्नमेंट ही तुम्हारी लेती है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सोशल इकोनॉमी में अगर तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि प्राइस कौन फिक्स करता है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, तो चैट में मुझे बताओ। तुमसे पूछूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस किसी भी सामान का कौन फिक्स करता है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा मुझे बताओ। चैट में बताओ, व्हाट्सएप में जाके सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं। रिप्लाई करो जरा सा सब लोग, सुन पाए हो मुझे तो। मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीजों के दाम को कौन फिक्स करता है। ये सामान बिकेगा 100 रुपए में, ये सामान बिकेगा तुम्हारे 50 रुपए में, ये कौन करता है डिसाइड, मुझे बताओ जरा चैट में। टीम को मिनिमाइज कर दो, और मिनिमाइज करने के बाद जो है तुम व्हाट्सएप ग्रुप में चल जाओ और मुझे मैसेज करो तुम्हारा आंसर। अगर नहीं पता है तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है तो उसका आंसर लिख दो। चलो बताओ मुझे कि कैपिटल सोशलिस्ट इकोनॉमी में चीजों के दाम को कौन फिक्स करता है। सुन पा रहे हो मुझे? ओके, तो जवाब दो। टीम्स पे नहीं पता सर। और अभी तो मैंने बोला कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट वाले केस में चीजों के दाम को या पूरे इकोनॉमिक कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट के हाथों में होता है। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट के हाथों में होता तो है, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट छोड़ देती है मार्केट के ऊपर कि भैया तुम लोग जो है डिसाइड कर लो कितने बेचोगे, और बायर्स तुम कर लो डिसाइड तुम कितने में खरीदोगे। लेकिन ठीक इसके उल्टे सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल, ये मार्केट का जो फोर्स हमारा होता है वो काम खुद नहीं करता, बल्कि गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल स्टैब्लिश करती है। तो वो सामान कितने में बिकेगा वो कौन करते डिसाइड। वैष्णवी ने आंसर दिया है, सॉरी किसने आंसर दिया है, नीतीश ने, सॉरी, कि गवर्नमेंट डिसाइड तुम्हारा करता है। तो मुझे सब लोग रिप्लाई करो, क्या सब तक मेरा आवाज जा रहा है क्या, कि मुझे रिप्लाई बस एक ही आया है कि सब तक रिप्लाई जा रहा है, मेरा आवाज जा रहा है क्या। टॉपिक बहुत ही सिंपल है, हल्का सा मैं समझा दूंगा तुम लोग को, टॉपिक तुम लोग के मन में बैठ जाएगा
और फिर तुमको दोबारा शायद कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको लर्न हो जाएगा पूरा चीज। ठीक है, चलो। तो ध्यान दें, रिस्पॉन्सिव रहना, मतलब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं तो तुमको पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बता दो मुझे, और अगर नहीं पता तो फिर नो लिख के बता दो, ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रहे हो मेरे को, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चलते हैं फिर आगे हम लोग इस तरीके से। तो फिर से मैं बता दूं कि सोशल इकोनॉमी तुम्हारा क्या होता है कि जो भी सामान के दाम, प्राइस ध्यान देना कितना होगा, ये गवर्नमेंट करती डिसाइड, बिकॉज अभी प्रोडक्शन यूनिट गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो हमारा जो इकोनॉमी है वो ना तो कैपिटलिस्ट है, इंडिया के बारे में बात करूं तो, ना ही हमारा सोशलिस्ट है। हमारा जो इकोनॉमी इंडिया का वो हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ध्यान दें। तो इस वाले केस में क्या होता है कि आधे केसेस में क्या होता है गवर्नमेंट प्राइस करती है डिसाइड, कितने बेचोगे नहीं बेचोगे। आधे में क्या होता है केसेस में कि प्राइवेट कंसर्न या प्राइवेट तुम्हारे एंटरप्रेन्योर्स वो करते डिसाइड। तो ये आधे का मतलब ही क्या है, कुछ हिस्से में गवर्नमेंट कर रही है प्रोडक्शन। हाँ देखो नीतीश, तुम शायद लास्ट क्लास नहीं आते, टॉपिक उसी के बारे में समझा दूंगा मैं तुमको, टेंशन मत, ठीक है। उसी के बारे में टॉपिक कम ज्यादा हो सकती नहीं हो सकता है। तो अभी आएंगे, बिकॉज पहले जो क्लास नहीं था ये 5 बजे क्लास हमारा था, कुछ टेक्निकल दिक्कत है, मुझे बीच में क्लास को एंड करना पड़ा, इसीलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो होता क्या है कि कहाँ बात कर रहे थे, हाँ। तो जो हमारा कंट्री इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो जो भी कंपनियां गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, गवर्नमेंट इस कंपनी का ओन करती है, वहां पे गवर्नमेंट कर डिसाइड कि वो गवर्नमेंट कंपनियां कितने प्राइस पर कितना सामान बेचेंगी, क्योंकि वो कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में। लेकिन हमारे कंट्री में ज्यादातर जो सेक्टर अब जो है, करीबन 70 to 85% जो सेक्टर हमारे हैं वो अब प्राइवेट हो चुके हैं। तो वहां पर क्या होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं डिसाइड कि उनके सामान का प्राइस हमारा क्या हो, जहां पे गवर्नमेंट का कुछ उतना रोल नहीं है। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट का पावर अल्टीमेट है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। अब मानो कि डिटॉल कंपनी है, वो तुम्हें डिटॉल का हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश कितने पे बेच रही है, उसका 100 में बेच रही है, कि तुम्हारा वो 120 में 150 में बेच रही है। लेकिन लास्ट ईयर तुम्हारा क्या होता है कि तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा ये चीज, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या सभी कंपनियों को तुम्हारे नोटिस दे दिया था कि आप इन सामानों को इतने दाम पे ही बेच सकते हो, इससे ऊपर नहीं बेच सकते हो। मतलब क्या, चाहे डिटॉल हो, चाहे सेवलोन हो, चाहे लोकल कंपनियां ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट ने सबके लिए एक ही ऑर्डर निकाला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि 100 ml के लिए फॉर एग्जाम्पल आप 50 रुपए ही चार्ज कर सकते हो, पर चार्ज नहीं कर सकते। चाहे तुम्हारा प्रोडक्शन वो का प्रोडक्शन कोई प्राइवेट कंपनी कर रही हो, जैसा प्रोडक्शन तुम्हारी कोई गवर्नमेंट कंपनी कर रही हो। क्या तुम लोगों ने ये न्यूज सुना था? मुझे जरा यस और नो मुझे बताओ, सभी लोगों ने मुझे बताओ कि लास्ट ईयर कि मास्क आप इतने रुपए से ऊपर ही कोई नहीं बेच सकता, बेचेगा तो इलीगल चीज हो जाएगा, वो चीज पुलिस पकड़ लेंगे। आप हैंड सैनिटाइजर को होल्डिंग नहीं कर सकते, आप उसके लिए हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, इतना गवर्नमेंट ने लिख के भेजा आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, आप उतना ही चार्ज कर सकते हो। क्या तुमने लास्ट ईयर सुना था चीज? आई होप सभी लोगों ने सुना होगा चीज, शायद न्यूज में या कहीं पे भी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, हमारा कंट्री वैसे तो बहुत ही मार्केट इकोनॉमी है, कि कोरोना से पहले कोई सैनिटाइजर 50 में बिक रहा है, कोई दवाई 100 में बिक रहा है, गवर्नमेंट को कंसर्न नहीं था। लेकिन जिस समय इमरजेंसी आया तो गवर्नमेंट ने उन चीजों के प्राइस के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारे डिसीजन थे वो अपने हाथों में ले लिया। तो वही टॉपिक आज का हमारा है, जहां हम लोग वैसे तो देखते हैं कि जो प्राइस वगैरह जो है वो नॉर्मली मार्केट पे छोड़ा हुआ होता है, ठीक है, ये बेटर वे है, ठीक है, अच्छे से सेलर को भी बेनिफिट मिल जाए, कस्टमर को भी बेनिफिट मिल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इमरजेंसी वाले केस में गवर्नमेंट किसी भी इकोनॉमी के सभी चीजों को हाथ में लेती है अपने, और क्या प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी बिकेंगी, वो गवर्नमेंट करती डिसाइड, ना कि कोई प्राइवेट कंपनियां या खुद प्रोड्यूसर ध्यान दे। कौन से वाले केस में? इमरजेंसी वाले केस में ध्यान दे, या किसी स्पेशल कंडीशन में। हम उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी डिटेल में। आगे मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, तुम यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट हमारी होती है, वैसे तो देखते हैं कि फ्री इकोनॉमी ही अच्छी है, मार्केट इकोनॉमी ही अच्छी है, लेकिन अल्टीमेटली पावर गवर्नमेंट के हाथों में होता है। जब तक इमरजेंसी नहीं आता, मार्केट फोर्सेस काम करते हैं, जैसे इमरजेंसी आता है तो वहां पर गवर्नमेंट फोर्सेस काम करते हैं। तो ये चैप्टर उसी के बारे में। इस चैप्टर में पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्राइस कंट्रोल, ध्यान देना। फिर हम पढ़ेंगे राशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, तुम चाहो तो लिख लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा आगे स्क्रीन पे अभी। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे तुम्हारा प्राइस कंट्रोल के बारे में, समझेंगे यहाँ पर क्या होता है। सेकंड समझेंगे राशनिंग के बारे में, कि राशनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, राशन नहीं, राशनिंग, ध्यान देना। तुम नहीं राशन राशन बोलते हो, उसका मीनिंग तुमको समझ में है कि इसका मतलब वो आटा चावल दाल नहीं होता, बल्कि कुछ और ही होता है, तुम समझाऊंगा मैं भी, ध्यान देना है चैप्टर में। फिर हम पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्लोर प्राइसिंग के बारे में,
कि किस केस में गवर्नमेंट किसी चीज की प्राइस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और तुमको समझ में आएगा कि जो नहीं आजकल चल रहा है तुम्हारा गवर्नमेंट का क्या था वो किसान आंदोलन, वो किस टॉपिक पे तुम्हारा चल रहा है, तुम वो समझोगे इस चैप्टर में भी ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें करते हैं जो मैंने बोला उनको पढ़ता हूँ, ध्यान देना। देखो मैं मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा बगल साइड में कि डिमांड एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ध्यान देना। दिस इज प्राइस कंट्रोल। तो गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कैसे करती है इकोनॉमी, तुम यहाँ समझोगे डिटेल में। तो बात तो पढ़ता हूँ, चलो यहाँ पर लिखा है कि डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एक्सप्लेन्ड अबव कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सर्टेन रियल लाइफ सिचुएशन। तुम लेके चलो कोरोना वाला, तुम लेके चलो हमारे कंट्री में एग्रीकल्चर का स्टडी लेके केस लेके चलना, समझा दूंगा, रेफरेंस दूंगा यहाँ पर। We have been so far concerned with the free markets where there is no intervention by the government. मैंने पहले ही बोला कि फ्री मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी। जहां पे कुछ एडवर्स सिचुएशन आएगा कंट्री में, गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन करेगी फॉर श्योर, लेकिन गवर्नमेंट तब तक नहीं करती बिकॉज ये बेस्ट वे है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का कि इकोनॉमी के एलिमेंट पे ही छोड़ दो कि जो तुमको मन करे उतने तुम मांग लो। सेलर्स को बोलती है जितना तुमको मन करे तुम लोग प्राइस पे कर दो, सामान के लिए कंजम्पशन कर लो, वो बोलती है कस्टमर्स को ध्यान देना, ठीक है। तो खुद वहां पे वो इंटरवीन नहीं करती है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में वो क्या करती है, इंटरवीन करती है फॉर श्योर। वो लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इन सच अ सिचुएशन जहां पर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती है, इन सच अ सिचुएशन द प्राइस मैकेनिज्म्स इंश्योर दैट प्राइस क्वालिटी इज सेटल्ड, प्राइस क्वांटिटी इज सेटल्ड एट अ लेवल व्हिच क्लियर्स द मार्केट, ध्यान देना। मतलब क्या, ऐसा हमारा प्राइस होना चाहिए यहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, मतलब स्टॉक नहीं बचना चाहिए। हमने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में समझा है चीजें कि स्टॉक बचने से क्या होता है ना, याद करो, स्टॉक पाइलअप होने से क्या होता है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट कम मार हो जाता है। तो गवर्नमेंट वही सोचती है कि हम इंटरवीन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, बेटर है कि इंटरवीन ना करो, मार्केट पे ही छोड़ दो, ताकि ऐसा प्राइस मार्केट खुद डिसाइड कर ले कि जिसपे स्टॉक पाइलअप ना हो, जितना बन रहा है उतना तुम्हारा बिक भी जाए। तो लिखा है कि क्लियर्स द मार्केट दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, द क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल्स क्वांटिटी डिमांडेड, दैट देयर इज नीदर एक्सेस सप्लाई नॉर शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। अगर सप्लाई अगर एक्सेस होगा तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट का दिक्कत होगा, अगर शॉर्टेज होगा तुम्हारा सप्लाई का तो लोगों को दिक्कत होगा, लोगों को सामान नहीं मिलेंगे। जैसे कि मान के चलो कोरोना में तुम्हारा हुआ था नहीं ऑक्सीजन, वो तुम्हारा कम हो गया था, दिक्कत हुआ था लोगों को, सेम चीज है। आगे है कि हाउएवर गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न मिक्स इकोनॉमी, जो मैं कह रहा था गवर्नमेंट रोल प्ले करती है कभी कभी इसमें। So among other things, the government sometimes देखो ध्यान दो आ गया, intervenes in the functioning of the market so as to influence the price at which some product is bought and sold in the market. कभी कभी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है ऐसी कंडीशन में जहां पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितने बिकेगा कितने में नहीं बिकेगा। मैं फिर से बोल दूं, सभी चीजों गवर्नमेंट नहीं करती है, हर रोज या हर साल गवर्नमेंट नहीं करती, कभी कभी किसी स्पेशल कंडीशन में और कभी कभी स्पेशल किसी कमोडिटी में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। तो मान के चलो कोरोना वाले काल में जूतों के दामों पर, कपड़ों के दामों पर गवर्नमेंट ने कोई रूल नहीं लगाया था, इसमें लगाया था मास्क पर, इसमें लगाया था सैनिटाइजर पर, हैंड वॉश मान के चलो, कि वो उसमें जरूरी थे, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। गवर्नमेंट बाकी में इंटरवीन उसमें नहीं की ध्यान, बिकॉज हमारा कंट्री जो ना वो एक फ्री इकोनॉमी है, तो एडवर्स कंडीशन में ही गवर्नमेंट आती है बीच में इंटरवीन करती है। आगे एट द टाइम्स द गवर्नमेंट फिक्सेस, उन टाइमों में क्या करती है गवर्नमेंट, फिक्सेस द प्राइस बाय लॉ rather than allowing it to be determined by the free market forces of the government and supply। बताइए कि गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो लॉ बनाए काम करती है, वो बोल के नहीं करती है कि टीवी पे आया सबको रिक्वेस्ट किया कम दाम पे बेचो हो गया, नहीं, गवर्नमेंट लॉ बनाएगी और उस लॉ का सबको मानना पड़ेगा। सेम में सैनिटाइजर के साथ भी सेम हुआ था, लास्ट ईयर मास्क के साथ भी सेम हुआ था। अब वो चीजें हट गई ना, बिकॉज तुम्हारा एडवर्स कंडीशन अब हट गया। तो गवर्नमेंट अब इंटरवीन क्यों नहीं करी, ध्यान देना। उस समय क्या हुआ था कि शॉर्टेज था सप्लाई का, तुरंत में चला था तुम्हारा कोरोना, कोई लोग थे नहीं रेडी प्रोड्यूसर सप्लाई करने के लिए, जो प्रोड्यूसर ऑलरेडी सप्लाई कर रहे थे उनके पास था नहीं था कैपेसिटी, तो उस समय डिमांड एक्सेस था, सप्लाई कम था। लेकिन एक साल के अंदर क्या हुआ कि बाकी प्रोड्यूसर्स लोगों ने भी देखा कि नहीं सप्लाई इसको बेचने में बेनिफिट अभी है, सैनिटाइजर मास्क वगैरह, तो उन लोगों ने भी जो है बेचना स्टार्ट कर दिए। तुम खुद अगर फील कर पाओगे, मुझे याद है जुचलाई में एक पटाखे का दुकान है, वो नॉर्मल दिन पटाखे बेचते थे, लेकिन लास्ट ईयर मैंने देखा कि पटाखे नहीं बेचकर वो क्या बेच रहे थे, हैंड सैनिटाइजर, वो तुम्हारा मशीन से पाँव रखो और निकलता तुम्हारा सैनिटाइजर,
वो मास्क बेच रहे थे अपनी दुकान में जहां पे पटाखे बेच रहे थे। क्या तुमने अपने आसपास देखा था ऐसा कुछ लास्ट ईयर कि बस 2-3 महीनों के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर देखा तुमने कि जो लोग पहले कुछ और बेच रहे थे अब वो मास्क या सैनिटाइजर तुम्हारे बेच रहे? तुम मुझे बताओ, क्या तुम लोगों ने अपने एरिया में देखा था लास्ट ईयर या फिर इस साल कि वो अब तक कुछ और बेच रहे थे, लेकिन कोरोना वाले केस में लोग मास्क सैनिटाइजर वो बेचना स्टार्ट कर दिए? मुझे बताओ, हाँ है ना चैट में, कि मैं आगे बढ़ूं। यस, देखो कुछ लोग बोल रहे यस, फाइन, ठीक है, आगे भी बोल रहे यस। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा क्यों, इसका तुम्हारा रीजन क्या है? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए क्लियर, कि उस समय उनको प्रॉफिट दिखा उस चीज में सेल करने पर, इसलिए वो क्या हो गया कि मास्क सैनिटाइजर के बिजनेस में उतर गए। ऐसा ही होता है कि जब भी किसी एरिया में फिर किसी भी प्रोडक्ट का तुम्हारा सप्लाई शॉर्ट हो जाता है तो उनके दाम बढ़ जाते हैं, और वो इंड्यूस करता है बाकी लोगों को वो सेम चीज बेचने में, ताकि उनको प्रॉफिट हो जाए। अब वो क्या हो गया, अब उसमें आ गए तो तुरंत से क्या सप्लाई बढ़ गया। पहले 10 लोग बेचे तुम्हारे सैनिटाइजर वगैरह, अब 100 लोग बेच रहे, सप्लाई क्या मार्केट बढ़ेगा ना। तो बस क्योंकि अब सप्लाई बढ़ चुका है तो डिमांड और फोर्सेस उतना उसमें डिफरेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट अब इंटरविन नहीं कर रही है ध्यान, तो गवर्नमेंट ने मार्केट पर छोड़ दिया, भैया अपने अकॉर्डिंगली काम करो। तब अगर मैं आगे बढ़ूं तो लिखा है यहाँ पे कि वी एक्सप्लेन हियर टू केसेस ऑफ प्राइस फिक्सेशन। प्राइस फिक्सेशन का मतलब होता है कि प्राइस को फिक्स कर देना, ठीक है, कि ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा, ध्यान, उसे बोलते हैं प्राइस फिक्सेशन, या तुम कह सकते हो प्राइस कंट्रोल। ध्यान देना, ये गवर्नमेंट कर रही है by the government and use the tools of demand and supply to discuss the implications of such price fixation policy. The two situations are, ध्यान देना, पहला हमारा है कि मैक्सिमम प्राइस लिस्टलेशन और कह सकते हैं प्राइस सीलिंग, ध्यान देना। सेकंड हमारा है मिनिमम प्राइस लिस्टलेशन या फिर कह सकते हैं फ्लोर प्राइसिंग। दो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है तो आराम से करेंगे बात, डिस्कशन इसके ऊपर। तो देखो मैक्सिमम प्राइस लिस्टिंग मतलब क्या होता है, वहां पे गवर्नमेंट चेक करती है। तो पता है गवर्नमेंट ने कोरोना वाले केस में सैनिटाइजर और मास्क पे कौन सा टूल यूज किया था? गवर्नमेंट ने यूज किया था फर्स्ट टूल यूज किया था। गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस सेट कर दिया था, ठीक है, कि उसके ऊपर तुम्हारा जो कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। मतलब 50 रुपए तो 50 रुपए, इसके नीचे कोई बेच लो, 40 में बेच लो, 30 में बेच लो, लेकिन 50 से ऊपर नहीं बढ़ सकता। तो कहते हैं मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है तुमको। आगे बढ़ते हैं कि ये हमारा मिनिमम हमारा क्या है। देखो आज तुम देख लो कि पूरे कंट्री में तुम्हारा किसान आंदोलन चल रहा है, तुमने एक वर्ड सुना होगा एमएसपी। अच्छा मुझे बताओ कि जो सुन रहे हैं मुझे अभी मीटिंग में, कितने लोगों ने ये शॉर्ट टर्म सुना है न्यूज में या फिर अभी एमएसपी, एमएसपी, बताओ जरा ये सुनो करके, सिर्फ तुम में से कितने लोगों ने सुन लिया ये वर्ड एमएसपी? तुमको आज समझ में आया कि होता क्या यहाँ पे? रिप्लाई करो मुझे फास्ट फास्ट चैट वाले में कि एमएसपी क्या होता है, मतलब क्या होता है। नहीं तुमने सुना है बस एमएसपी के बारे में? मुझे पता है कि तुम पढ़ोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, पढ़ाने का मेरा है, बस सुना है कि सुना है कि तुमको पता होना चाहिए कि हम कोई हाइपोथेटिकल वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़े, जो हमारे आसपास होती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा मलिका ने सुना है? यस सर सुने हैं थोड़ा थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी किसान आंदोलन कभी सुना होगा तुम लोगों ने न्यूज में? अच्छा वैसे भी नहीं सुना, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अजय ने सुना है, मतलब एक बार न्यूज में तो आया, तो मैं झूठ नहीं बोला, मतलब न्यूज में आया। चलो जो लोग नहीं सुने ध्यान सुनना कि एमएसपी क्या होता है, बहुत ही बड़ा मैटर है हमारे कंट्री का, जिसको लेकर जो है जो फार्मर्स हैं वो अभी इतना बड़ा जो है कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ध्यान देना। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया पहला वाला कि इसका यूज गवर्नमेंट ने रिसेंट में कहा किया है, वो बता रहा हूँ कि पहले वाला जो नहीं है मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन, इसका गवर्नमेंट ने यूज किया है अभी रिसेंट में पिछले साल हैंड सैनिटाइजर्स और तुम्हारे मास्क के ऊपर, ध्यान देना। लेकिन नंबर 2 का गवर्नमेंट हमेशा यूज करते आ रही है बहुत सालों से, जो कि हमारा मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन का मतलब तुम्हारा क्या होता है। देखो किसान लोग तुम्हारे जो होते हैं ना, वो करते हैं इन्वेस्टमेंट अपने क्रॉप्स पर, वो बीज लेकर आते हैं, खाद लेकर आते हैं, पूरे साल काम करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है हमारे कंट्री में कि उनको उनके खाद क्या उसको बोलते हैं, उनको अपने क्रॉप का प्राइस ठीक से मिल नहीं पाता, ये गवर्नमेंट फील करती है। हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऐसा कुछ है एमएसपी, ठीक है, वही मैं कहता एमएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दिखती है कि जब किसान लोग जब खेती करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनको उनकी खेती का जितना होना चाहिए लेजिटिमेट फॉर एग्जाम्पल दाम, उतना मिल नहीं पाता है। तो तुम्हारे ये लोग मान के चलो, नहीं बोलते जमींदार वगैरह जो है, या तुम्हारे जो मंडी वाले जो है, वो किसान को उठाते हैं फायदा,
और क्योंकि उसका दाम गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन कर रखा है कि उसका दाम 100 रुपए होना चाहिए, और मंडी वाले क्या करते हैं, किसान तो होते हैं नॉर्मल, उनको तो उतना होता नहीं है, उनको बस सामान ना बेचना है। तो इस वाले केस में मंडी वाले क्या करते हैं, उनको जितना वो डिजर्व करते हैं अपने प्राइस के लिए उससे कम प्राइस पे करते हैं मंडी वाले किसान को ध्यान दें। तो गवर्नमेंट को चीज केस टेंशन लगा, धीरे धीरे अगर ऐसा ही होने लगा, किसान खेती करने के बाद उनको प्राइस कम मिलने लगा, तो धीरे धीरे किसान खेती को ही छोड़ देंगे। उनका तो बस है नहीं, जो मंडी वाले देंगे पैसा उनको लेना पड़ेगा उतना, या तो अगर नहीं लेंगे तो उनका गुड्स है पेरिशेबल, ध्यान देना। इससे दिक्कत यहाँ पर होता है। किसान का गुड्स अगर होता ड्यूरेबल ना, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन किसानों का सब्जी मान के चलो, गेहूं मान के चलो, तुम्हारा ये राइस मान के चलो, सब होते पेरिशेबल। किसान को पता है कि अगर 2 या हफ्ते भर में नहीं बेचा गया, सामान सड़ जाएगा, जितना मिल रहा है देख के इसको बेच के निकालो। ठीक है, लास्ट शायद मुझे याद है मैंने पढ़ाया था इसको इकोनॉमिक्स में, कुछ बच्चे थे उनको मैंने पढ़ाया था, तनीषा और शायद मलिक थे क्लास में, जहां तक मैं लास्ट मुझे याद है। ठीक है, तो गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट जानती है भाई रूल बनाना पड़ेगा, कोई इनको 80 रुपए ऑफर ना कर सके, तो क्या कर दो कि काम कर दो, उनका 100 रुपया फिक्स कर दो कि 100 रुपए से नीचे, आई रिपीट 100 रुपए से नीचे को इसे खरीद ही ना पाए। 100 रुपए से ऊपर भले खरीद ले, लेकिन 100 रुपए से नीचे कोई भी उनसे खरीद ही ना पाए। कोई भी अगर तुम्हारा मंडी वाला उनको भाव लगाएगा 100 रुपए से नीचे, तो इलीगल काम करेगा, उसको जेल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मिनिमम प्राइस, कि भैया इससे कम तो आप बेच ही नहीं पाओगे, या फिर इससे कम कोई आपसे खरीदेगा ही नहीं। ध्यान, एक क्वेश्चन बनता है, गवर्नमेंट ने अगर मान लो डिसाइड कर लिया, सेट कर दिया, और किसी ने भी नहीं खरीदा, तो क्या होगा। जहां तक हमारे कंट्री में एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया क्या बोलती है, क्या नाम है, किसानों को, कि भैया आप पहले कोशिश करो कि मार्केट में बेचने का 100 रुपए से ऊपर 600 रुपए तक। अगर कोई मार्केट में सामान नहीं लेता है, तो ध्यान देना आपका सामान हम लेंगे। कौन, एफसीआई बोलती है, और आपको 100 रुपए ही देंगे। ध्यान दो। अच्छा, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तुम लोग को समझ में भी आ रहा है, मुझे बताओ अब तक समझ में कुछ, और मुझे बोलना है अभी इन चीजों के बारे में, मुझे बताओ जरा, समझ में आ तुम लोग को अब तक जो मैंने बोला। यस या नो मुझे बताओ, लिख के चैट में, जो मैं कह रहा हूं अब तक क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है। हाँ या ना रिप्लाई करो जल्दी जल्दी चैट ऑप्शन में, ग्रुप में। ओके, एक काम को सब लोग रिप्लाई करो ना जल्दी जल्दी, सब लोग रिप्लाई करो, बाकी लोग सो गए। अजय, आकाश, नितेश, लक्ष्मी, मल्लिका, प्रेम, शांत, तनीषा, वैष्णवी और खुशबू। खुशबू ने ज्वाइन नहीं किया क्या मीटिंग। तो समझ में आया यहाँ तक तुम्हें। यहाँ हमारा क्या था कि हमें समझा कि जो मिनिमम प्राइस हमारा होता है गवर्नमेंट सेट कर देती है कि भैया इससे नीचे कोई आपसे खरीद नहीं पाएगा, आपको इससे ऊपर सभी लोग देंगे। और अगर फिर भी कोई आपसे नहीं लिया, ध्यान दें सिर्फ किसानों के लिए ही है, किसी और चीज के लिए हमारे कंट्री में अब तक एमएसपी नहीं डिसाइड किया गया। ठीक है, किसानों का तुम्हारा होता था एक्सप्लॉयटेशन, जमींदार कम पैसे उनको ऑफर कर देते हैं, रूल बनाना पड़ा कि जमींदार 100 से नीचे ऑफर ही ना कर पाए। तो ध्यान देना, तुम लोग कंफ्यूज मत होना, तुम लोग का मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन का मतलब ही होता है कि कम से कम दाम ऐसा तुम्हारा जिसके नीचे दाम जा ही ना पाए, उसके ऊपर दाम कितना भी क्यों ना चल जाए, उसके नीचे दाम जा ही ना पाए जाए। और मैक्सिमम मतलब क्या होता है, एक बढ़ा हुआ दाम, उसके ऊपर दाम ना जा सके, नीचे भले कितना दाम मेरा क्यों ना ऊपर नीचे मेरा हो जाए। देखो फॉर श्योर समझाने के बाद तुम लोग बुक जरूर पढ़ना, बच्चे भर भर के तुम्हारे होते हैं कंफ्यूज इस टॉपिक के ऊपर, मिनिमम मैक्सिमम। तो फिर से बोल लो कि मैक्सिमम का मतलब ही होता है एक ऐसा लेवल जिसके नीचे प्राइस आ सकता है, उसके ऊपर नहीं जा सकता। और एक मिनिमम तुम्हारा प्राइस ऐसा एक लेवल होता है इकोनॉमी में कि सामान का जो गवर्नमेंट करती है डिसाइड, इसके ऊपर तुम्हारा प्राइस जा सकता है लेकिन इसके नीचे तुम्हारा प्राइस नहीं आ सकता है। नाम में क्लियर है कि मिनिमम मतलब मिनिमम लेवल सेट कर देना, ठीक है, और मतलब मैक्सिमम प्राइस सेट कर लेना। जब मैंने मैक्सिमम सेट कर ही दिया, इसके ऊपर कैसे जा सकता है, नहीं जा पाएगा। और मिनिमम का मतलब ही क्या होता है, सेट कर देना कि उससे नीचे नहीं जा पाए, बिकॉज ऑलरेडी क्या है हमारा है मिनिमम, ध्यान देना। ठीक है, तो इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने तुमको समझा दिया डिटेल में। अब बातें करेंगे, पढ़ेंगे आराम, तुमको मस्त समझ में आएगा चीजें क्या होती है। ठीक है, इसका मुझे बोला था, मैंने बोल दिया, बुक पढ़ते समझते को होता क्या है। So many a time the government fixes the maximum price in order to freeze the price of particular commodity.
तो फ्रीज मतलब क्या, फिक्स करने के लिए कि भैया अभी मार्केट में जो है इसको ज्यादा दाम पे नहीं बेच सकते बिकॉज सबको चाहिए, अगर ज्यादा दाम पे अगर बिकेगा सब लोग खरीद नहीं पाएंगे और जो होगा मार्केट में बायर्स को दिक्कत हो जाएगा। तो एक ऐसा प्राइस फिक्स कर दो कि सेलर्स उससे ऊपर चार्ज ही ना कर पाए। ठीक है, सबको तो प्रॉफिट चाहिए ना, तो करना ही, सब लोग हाई प्राइस से बेचेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट का रूल आ गया तो लोग बेच नहीं पाएंगे उस हाई प्राइस पे। तो द मैक्सिमम परमिसिबल प्राइस इज नोन एज प्राइस सीलिंग। ध्यान देना कि आप सैनिटाइजर को 50 रुपए तक ही मैक्सिमम बेच पाओगे, उससे ऊपर आप नहीं बेच पाओगे। आप 30 से बेचो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेचो 40 में कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 बेचो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 से ऊपर नहीं जाओगे बिकॉज मैंने मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर लिया है। ध्यान देना, तो होता क्या कि प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस, मैक्सिमम देना 50 रुपए, विच सप्लायर्स कैन चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। मतलब सैनिटाइजर वाला केस अगर समझाऊं लेके आप रेफरेंस, ठीक है, कि उससे ऊपर नहीं जा सकता, मैक्सिमम 50 रुपए ही हमारा है। हमारे पता है कंट्री में जो है ना ऑलरेडी हर चीजों के दाम को डिसाइड किया गया है, एमआरपी। तुम देखना हर किसी गुड्स में लिखा कि एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक पार्ले जी बिस्किट कोई 3 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकता। एक सुधा डेयरी जो नहीं है दूध वाला पैकेट, वो कोई तुम्हारे, मुझे पता नहीं बहुत दिन का लिए, 50 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेच सकता। तो सेलर वगैरह तो कहते हैं एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन वो अलग होता है तुम्हारा, ये हमारा अलग होता है, इसे कहते हैं मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, ठीक है। सच प्राइस लेजिस्लेशन, देखो लेजिस्लेशन वर्ड यहाँ पे जुड़ा, मतलब यहाँ पे एक रूल है, एक लॉ है जिस पर सब नहीं जा सकते, have been passed in many countries in order to make certain essential goods available at affordable prices। ध्यान देना, तो पहला मेरा क्वेश्चन है, पता है यूपीएससी में क्वेश्चन आता है कि व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड द एमआरपी पॉलिसी। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन हाई है, हमारे कंट्री में अभी भी जो है गुड्स का जो प्रोडक्शन है बहुत कम होता है कंपैरेटिवली, और जो लोग करते हैं प्रोडक्शन उनके हाथ में पावर रहता है कि प्रोडक्शन को कम करके प्राइस को हाई कर सकते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एमआरपी वाला चीज डिसाइड किया क्योंकि हमारे कंट्री में डिमांड फोर्स ज्यादा है, सप्लाई फोर्स कम है हमारे कंट्री में, तो उतना हमारा कंट्री डेवलप अभी नहीं है। हमारे कंट्री में कंपनियां या फिर तो मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपैरेटिवली चाइना और अमेरिका से कम कंपनियां हमारे कंट्री में, तो चीजों के रिगार्डिंग स्कैर्सिटी तुम्हारा आराम से हो सकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एमआरपी पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, कब किया है डेट मुझे याद नहीं है, ईयर मुझे याद नहीं है दिमाग में आ रहा, लेकिन किया है उसने, ठीक है। तुम हर के सामान के पीछे एमआरपी देख सकते हो। आगे की एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू लोअर इनकम ग्रुप्स। ध्यान देना, ठीक है, इसलिए किया गया बिकॉज हमारे कंट्री में 80% लोग लोअर ग्रुप से बिलोंग करते हैं ना, तो वो हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो एमआरपी लाना पड़ेगा। तो कभी कभी एमआरपी कम करते हैं स्पेशल कंडीशन में, और कभी कभी एमआरपी इन जनरल लेवल डिसाइड तुम्हारे करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैक्सिमम प्राइस लिमिट इज imposed by the government on several food items in a situation of food shortage। ध्यान देना, so as to protect the interest of the consumers, particularly poor consumers। होप तुमको समझ में आ रहा हो गवर्नमेंट ने हाई प्राइस क्यों करते हैं डिसाइड कि इसके ऊपर कोई चार्ज ही ना कर पाए, लेकिन लोगों को सामान मिल जाए। और गवर्नमेंट हाई प्राइस बस यूं ही नहीं कर देती है, करती है एस्टिमेशन कितने रुपए तक लोग अफोर्ड कर लेंगे, उतना ही होना चाहिए मैक्सिमम, उसके ऊपर ज्यादा से मैक्सिमम उसके ऊपर नहीं होना चाहिए तुम्हारा प्राइस। इन इंडिया प्राइस सीलिंग इज जनरली imposed on certain essential products like wheat, राइस, केरोसिन, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा। ये तुमको मिलेंगे दुकानों पे, ये खेतों वाला मत कर लेना assume कि खेतों में किसानों के लिए तुम्हारा ये चीज, नहीं नहीं, ये दुकानों पर तुम्हारा। ये फूड आइटम्स मैंने कहा ना हमारे कंट्री की पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो चावल आटे का दाम पे एमआरपी लिखा होता है क्योंकि उनके दाम को ऊपर लोग बेच नहीं सकते हैं, ठीक है। So let us understand the implication of the price selling policy। ध्यान देना, अब जब गवर्नमेंट जैसी ये पॉलिसी लेकर आती है किसी भी कंट्री में या किसी भी सिचुएशन में, ध्यान देना, तो उस पॉलिसी का इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है तुम्हारे इकोनॉमी में इंस्टेंट, वो तुम समझोगे यहाँ पर। तो अपने ऊपर लेके जरा सोचो इस चीज को कि तुम एक सेलर हो, तुम चाहते हो कि सामान को बेचना 100 रुपए में, तुम देखो कि इस समय बहुत डिमांड चीज का, हम 100 में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे हाई, बिकॉज बाकी लोग तो बेच नहीं पा रहे हैं, मेरे पास ही सामान है और हम बेचने के लिए फ्री है, बिकॉज इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन गवर्नमेंट ने तुरंत क्या किया, एक रूल निकाल दिया, जो भी सामान को बेच रहे हैं वो सामान को 70 रुपीज से ऊपर नहीं बेच पाएंगे। तो तुम कैसा फील करोगे बताओ, बुरा फील करोगे, अरे यार मौका था कमाने का इतना पैसा, बिकॉज इतना था शॉर्टेज, हम पैसा कमा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल लेकर चला। तुम हो जाओगे डिस्करेज, क्या हो जाओगे, डिस्करेज। दो चीज तुम करोगे, या तो अगर तुम 100 में बेचते तो तुम 10,000 पीस बेचते खुशी खुशी,
कि वो प्रॉफिट मिलेगा पूरे पूरे पर। अब जो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, प्राइस को लीगली कम कर दिया कि भाई 70 रुपीज के ऊपर कोई बेच नहीं सकता, तुम हो जाओगे डिस्करेज। इस वाले केस में तुम दो चीज करोगे कि तुम सप्लाई करना बंद ही कर दोगे, अरे अब क्या है, प्रॉफिट नहीं था, अब कौन 70 में करेगा, छोड़ो, उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, सब तुम सप्लाई नहीं करेंगे, तुम जीरो कर दोगे प्रोडक्शन उसका, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पर। सेकेंड, तुम क्या कर सकते हो, जीरो ना कर तुम सोचे थे कि अगर 100 रुपए होता हम 10,000 पीस बेचते, चलो अब उतना प्रॉफिट अगर हो ही नहीं रहा है, हम कहां दिमाग लगाएंगे, हम 3,000 4,000 पीस ही बेचेंगे। दो होती है इसका इम्प्लीकेशन। जैसे गवर्नमेंट करती है प्राइस सील करती है किसी भी चीज का, तब तुरंत क्या होता है, सेलर्स उन चीजों का प्रोडक्शन कम कर देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्यों ऐसा? बिकॉज सेलर्स तो डिस्करेज हो जाते हैं कि अरे यार अच्छा मौका था प्राइस को हाई चार्ज करने का, लेकिन गवर्नमेंट रूल बना दिया, अब हम प्राइस बढ़ा नहीं पाएंगे तो फायदा नहीं रहा। एक काम करो, नॉर्मल सप्लाई करो, ज्यादा क्या बोलते, ज्यादा उसको बोलते हैं ये इंटरेस्टिक मत बनो, नॉर्मल सप्लाई करो। हाँ, लेकिन अगर 100 होता तो सप्लाई भर भर के करते हैं। डिफरेंस मिला तुम्हें चीजों के बीच में? सेम यहाँ होता है इफेक्ट ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी। जैसे हमारा रूल चला आता है मैक्सिमम प्राइस सीलिंग वाले का, तो इफेक्ट करता है पहला इक्विलिब्रियम प्राइस को तुम्हारा करता है इफेक्ट। सेकंड तुम्हारा वो इफेक्ट करता है क्वांटिटी को करता है इफेक्ट। तो क्वांटिटी तुम्हारा कैसे करता है मैंने बता दिया कि क्वांटिटी सप्लाइड तुरंत कम हमारा हो जाता है प्राइस सीलिंग का रूल आते ही, और जो प्राइस हमारा है ना वो भी हमारा कम हो जाता है। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो यहाँ पर हो रहा है। गवर्नमेंट ने प्राइस को 100 रुपए से कम करके डाउन 70 कर दिया, अब सेलर्स जैसे कि दाम कम हो गया, सेलर्स सप्लाई भी करना कम कर दिया, लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज। चलो पढ़ते हैं यहाँ पर, इफ द प्राइस सीलिंग इज सेट अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, ध्यान देना, इट हैज नो इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, एट अ हायर प्राइस OP1 दे विल इमर्ज एक्सेस सप्लाई, बिकॉज ये हमारा केस है उस वाले केस में। तो मैं दिखाता हूँ ग्राफ वगैरह, मैं ग्राफ देख पा रहे होगे, तो ध्यान देना, ये हमारा नहीं पॉइंट ई हमारा है, ये P0 वाला वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा, जहां पर डिमांड और सप्लाई के आपस में इक्वल है, प्राइस हमारा P0 है। अब गवर्नमेंट क्या देख पा रही है कि अभी तो एडवर्स कंडीशन है, तो लोग क्या करेंगे, P0 वाला प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि लीगली उस प्राइस को कम कर दिया। कितना कर दिया उसने, P2 कर दिया। ध्यान देना, ये P2 खुद से नहीं हुआ, यहाँ गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया लीगली, मार्केट फोर्स को बिना देखते हुए, सप्लाई को बिना देखते हुए, उन्होंने प्राइस को P0 से P2 कर दिया। क्योंकि मार्केट अगर गवर्नमेंट छोड़ देती फ्रीली, दाम 100 रुपए होता नहीं कि P0 होता, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या देखा कि लोग 100 रुपए पे नहीं कर पाएंगे, तो 70 रुपीज होना चाहिए मैक्सिमम प्राइस, तो गवर्नमेंट ने घटाकर 100 रुपए को P2 यानी कि 70 रुपीज कर दिया। होप तुम समझ पा रहे हो ये चीज। तो इस वाले में केस में जहां प्राइस तुम्हारा कम हुआ, सेलर्स क्या देख रहे हैं, भाई डिस्करेजमेंट उनके मन में आ गया, या तो वो छोड़ के चल जाएंगे मार्केट कि भाई नहीं बेचना, फायदा नहीं रहा, मेरे को तो प्रॉफिट होगा ही नहीं 70 रुपीज, या बहुत कम हो। सेकंड क्या देखेंगे वो लोग कि ठीक है चलो हम कम बेचेंगे, क्यों हम तो दिमाग लगाएंगे कम बेचेंगे, चलो तो उस केस में क्या, सप्लाई तुरंत कम हो गया। सप्लाई कम होगा तो क्या होगा बताओ, डिमांड तो तुम्हारा कम नहीं होगा, दाम कम होते डिमांड बढ़ता है, और सप्लाई तुम्हारा क्या होता है, घट जाता है। ये वहां पे वही हुआ कि जैसे मैंने प्राइस P0 से तुम्हारा P2 किया, सप्लाई तुम्हारा हो रहा है Q1, तुम देख पा रहे हो, तुम सप्लाई मेरा कम होकर कहां चला गया, Q1 चला आया, और डिमांड बढ़ गया। लोगों ने देखा, करेगा अब तो सैनिटाइजर तुमको 70 मिल रहा है, अब हम भी जाएंगे सैनिटाइजर लेने के लिए, बिकॉज अब हम भी अफोर्ड कर पा रहे हैं। डिमांड हमारा तुरंत बढ़ के Q2 हो गया। डिमांड बढ़ा है, एक्चुअल डिमांड नहीं कि बिक रहा उतना, सामान उतना है नहीं, कहां से बिकेगा। तो यहां तुम देखोगे यहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन तुम्हारा क्रिएट हो गया, बिकॉज सेलर्स लोगों ने क्या कर दिया, प्रोडक्शन करना ही कम कर दिया। ये होता है दिक्कत प्राइस सीलिंग वाले केस में, कि सेलर्स हमारे डिस्करेज्ड और सप्लाई कम हो जाता है, क्योंकि प्राइस तो कम हो गई फॉर श्योर, गवर्नमेंट ने कम किया है, तो प्राइस में डिक्रीज तुम्हारा चला आता है, और सप्लाई में भी तुम्हारा कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज तुम्हारा चला आता है। लेकिन क्योंकि प्राइस कम हुआ है तो ये डिमांड पे करेगा अफेक्ट, डिमांड को बढ़ाएगा, और तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड फोर्स ज्यादा हमारा दिखेगा और सप्लाई फोर्स ज्यादा कम दिखेगा हम लोग को। लेकिन अब तो यहाँ तो मार्केट फोर्स है नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है। तो इस वाले केस में सप्लाई कम होने के बावजूद भी और डिमांड फोर्स ज्यादा होने के बावजूद भी प्राइस बढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वहां पर मार्केट फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर दिया P2 पे। ध्यान देना। तो मुझे बताओ कि क्या तुमको समझ में वर्बली जो मैंने बोला, फिर पढ़ूंगा मैं उस चीजों को सेम बुक में। मुझे बताओ यहाँ तक जो भी लोग ज्वाइन किए, सुन पा रहे, मुझे सब लोग मुझे रिप्लाई करो
क्या यहाँ तक समझ में आया? गवर्नमेंट जब भी कम प्राइस करती है सेट, तो क्या दिक्कत है इकोनॉमी में? सेलर बन के तुम सोचना, तुम क्या करोगे? ठीक है, समझ में आया अजय को? फाइन। बाकी लोग मुझे बताओ। ठीक है, समझ में आया है नीतीश को? ठीक है, समझ में आया है वैष्णवी को? ओके, समझ में आया शशांक को? ओके, लक्ष्मी को भी आया, मलिका को भी समझ में आया। ठीक है, चलो अच्छा बात है। अच्छा, मतलब समझ में आ रहा है। हमको तो फर्स्ट टाइम समझा ही नहीं पाया हमारा टीचर क्या होता है, तो बोलता कम था ना, तो बोलोगे नहीं ज्यादा तो समझ में कैसे आएगा? आगे लिखो, दिखा कि एट अ हायर प्राइस OP1, मतलब कौन सा रेफरेंस पॉइंट दिया है? ये तुमको प्राइस बोला OP1, P1 ध्यान देना। ठीक है, दाम बढ़ गया है तो लोग सप्लाई ज्यादा करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती खींच के P1 से पैसा डाल दिया P2 तक, तो हमारे सेलर्स हमारे होगा डिस्करेज हमारे होगा। तो तुम लोग अपना बुक चाहो तो खोल के देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। तुम देखो स्क्रीन पर, एट प्राइस OP1 दे विल इमर्ज एक्सेस सप्लाई बिकॉज OP1 ज्यादा है किसे? इक्विलिब्रियम प्राइस से। तो गवर्नमेंट हमेशा जो है प्राइस सीलिंग वाले केस में इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट करती है तुम्हारा मैक्सिमम प्राइस, कभी ऊपर नहीं करती है। So, which will pull down the price and quantity to the equilibrium level E1, which OP0 as equilibrium price and OQ0 as equilibrium quantity. To be meaningful, the price ceiling must be below the equilibrium price. तो ध्यान देना तुम लोग को, अब जो तुम पढ़ते पैराग्राफ में तुमको उसके ऊपर लिखना ही नहीं है तुमको अपने आंसर में, वो तुमको समझाने के लिए था। लेकिन अभी तुम्हारा आंसर का जो बनेगा ना पार्ट, वो अब बन रहा है जो मैंने पढ़ा अभी। To be meaningful or to be contextual, for example, the price ceiling जिसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर must be below the equilibrium price. If the government fixes a price which is less than the equilibrium price, OP2 जो मैंने बताया P2 for example, it will result in a situation of excess demand or shortage of the commodity. क्यों मैंने बताई थी तुम लोग को कि भाई जो गवर्नमेंट ने 70 रुपए बना दिया है, खुश थे तुम्हारे सेलर्स कि भाई बेचेंगे हाई प्राइस बिकॉज डिमांड ज्यादा होगा सिचुएशन में, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा 70 बेचो, तो प्रॉफिट मत कमाओ, अभी जरूरत है लोगों को सामान मिल जाए कम से कम दामों पर। तो सेलर्स हमारे डिस्करेज हो गए, उन्होंने तो इनका सप्लाई कम कर दिया पहले से। जहां सप्लाई कम हुआ तो लोगों का डिमांड या तो उतना का उतना ही है, कुछ भी हो। तो अगर सप्लाई कम तुम्हारा हो जाता है तो डिमांड फोर्स ज्यादा हो गया, अब सप्लाई फोर्स से तो मुझे क्या मिला? एक्सेस डिमांड मिला। मान के चलो पहले डिमांड 100 था, सप्लाई भी 100 था, 100 रुपए पे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस प्राइस को कम करके प्राइस कर 70 रुपीज कर दिया। तुरंत सेलर्स ने क्या किया, सप्लाई को कम करके 50 पीस कर दिया सप्लाई। डिमांड बराबर है, 100 का डिमांड रहा, डिमांड में कमी या बढ़ोतरी नहीं है, डिमांड 100 ही रहा। तो अगर तुम ये कंडीशन में तुम करोगे एनालाइज, सप्लाई 50 पीस है, डिमांड 100 पीस है, तो डिमांड तो ज्यादा है ना सप्लाई से। उस पर्टिकुलर कंडीशन के बाद सेम चीज तुम्हारा होता है कि सेलर्स ही सप्लाई करना बंद कर देते हैं इस वाले केस। It is seen from figure 10 that at OP2 price the quantity demanded is OQ2. क्यों ऐसा? भाई डिमांड तो बढ़ेगा ना, फिर प्राइस में गवर्नमेंट ने कम किया तो डिमांड तो बढ़ेगा लोगों का, अब लोग अफोर्ड पे लोग जाएंगे मार्केट खरीदने के लिए, तो डिमांड बढ़ा। While the quantity supplied is only OQ1, तो OQ1 कम है ना OQ2 से। क्यों? OQ1 दिखा रहा है, मैं सप्लाई दिखा रहा है यार। क्यों दिखा रहा है? अब लोग दुकान ही बंद कर, अब लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे बेचने का। तुमने कितने मन से खरीदा सैनिटाइजर का बोतल 100 पीस की बेचेंगे 100 रुपए में, अब तुम सुबह उठे न्यूज में आ गए कोई भी सैनिटाइजर को 100 में या 70 या 80 रुपए से ऊपर बेच ही नहीं पाएगा, तुम डिस्करेज हो गए। अब तुम बोले अरे यार बेच के फायदा नहीं है, अब क्या ही करेंगे, उतना फायदा मुझे मिलेगा नहीं, दुकान नहीं खोल, सप्लाई कम हो गया, मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, प्राइस हमारा कम हो गया। सिंस द क्वांटिटी डिमांडेड एक्सीड्स द क्वांटिटी सप्लाइड, हो गई फॉर श्योर a shortage of the commodity will develop in the market. क्यों समझाया मैं तुम लोग को अभी? This shortage is equal to OQ2 minus OQ1, यानी कि Q1 Q2 जो तुम्हारा डिस्टेंस नहीं है, ग्राफिकल डिस्टेंस, उतने का हमारा शॉर्टेज चला आएगा। तो अब तुमसे पूछेगा कि प्राइस सीलिंग का क्या पड़ता है इफेक्ट प्राइस पर और क्वांटिटी पर, तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए कि प्राइस सीलिंग के बाद प्राइस कम हो जाता है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड मेरा कम हो जाता है, जो सिचुएशन क्रिएट करता है एक्सेस डिमांड का मार्केट में। तो पता होना चाहिए पूरा पैराग्राफ, बिकॉज वाइवा में टीचर्स पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। तो ऊपर डेफिनेशन नहीं बोल रहा पे, तुम समझे पूरा, उसको इन शॉर्ट करके तुम्हें बताना है, तुम्हारा होता है। तो आई होप तुमको समझ में आओ क्या पड़ता है इफेक्ट प्राइस सीलिंग का, कैसे हमारे होते सेलर्स डिस्करेज जब दाम गवर्नमेंट कम करती डिसाइड,
और सप्लाई मेरा कम हो जाता है और डिमांड मेरा बढ़ जाता है उस पर्टिकुलर केस। ठीक है, आगे लिखा है कि एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई, ध्यान देना। अब ये एलोकेशन का मतलब भी क्या होता है, ध्यान देना कि जैसे क्या नाम है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने प्राइस कम कर दिया, तो सेलर्स जो रॉ मटेरियल पहले वहां लगाए थे उसके प्रोडक्शन में, अब क्या कर देंगे वो, ठीक वो रॉ मटेरियल वहां से विड्रॉ कर लेंगे और करेंगे उसका सबका मान के चलो यूज किसी और चीज के प्रोडक्शन में यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब तुम सोचो, तुम कहीं इन्वेस्टमेंट किसी बैंक में कर रहे हो, तुमको पहले उस बैंक से मिलता था इन्वेस्टमेंट 8% करके, तुमने बोला कि ठीक है 2022 में वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन 2010 पहले तुमको इन्फॉर्मेशन मिले कि अब 8% की जगह पे 2% हो गया इंटरेस्ट या 3% हो गया इंटरेस्ट, तो तुम क्या करोगे, तुम वही पैसा वहां अपना लगाकर कहीं और लगाओगे। सेम यहाँ होता है कि पहले वो सब अपने रिसोर्सेज को वहां लगाए थे कि ये चीज प्रोडक्शन करेंगे, जैसे गवर्नमेंट दाम से कम कर दिया रूल लाकर, लोगों ने वहां से अपना सभी रिसोर्स विड्रॉ कर लिया और उस लाइन से विड्रॉ करने के बाद किसी और लाइन में लगाना उसका स्टार्ट कर दिया। सेम तुम्हारा होता है, सिंस एट द कंट्रोल्ड प्राइस सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, it will not be possible to satisfy everyone who wants to buy the commodity at the fixed price by the government। क्यों, कि सप्लाई है ही नहीं, लोग बना ही नहीं रहे, तुम तो बस लोगों से बस बनवाओगे, नहीं बनाओ चलो बनाओ, तो लोग बनाना ही नहीं चाहे, तो क्या हो तुम्हारा, लोगों को सामान ही नहीं मिल रहा है उस कंट्रोल प्राइस पर। There arises the problem of allocating the limited supply among the buyers। ध्यान देना, अब यहाँ पे होता है स्टार्ट होर्डिंग का, ब्लैक मार्केटिंग, ध्यान देना, होता है ना जी हर साल। जैसे ही प्याज का दाम बढ़ा तुम्हारा, और बढ़ने के बाद क्या होता है कि लोग उसको अपने घरों में छुपाना कर देते हैं, मतलब सेलर्स स्पेशली, और जैसे ही दाम और बढ़ता है तो वो थोड़ा सा 2 बोरा और निकालते बेचने के लिए, फिर दाम तुम्हारा बढ़ता है 2 बोरा और निकालते हैं। तो लोग पता है कि हर साल ये प्याज का दाम बढ़ता क्यों है, हर साल तुरंत से 120 तुम्हारा हो जाएगा, हर साल मुझे बताओ, हाँ है ना, यस और नो मुझे बताओ, कि उसका रिलेशन भी इसके साथ ही है। ध्यान दें, कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते तुम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं, ब्लैक में सेलिंग नहीं होता, कुछ और कारण तुम्हारा, बल्कि बैकग्राउंड में तुम्हारा रीजन है। ब्लैक मार्केटिंग तुम्हारा तो अगला तुम्हारा इफेक्ट है। बाकी मुझे रिप्लाई करो, तुमको पता है दाम इतना बढ़ता क्यों चीजों का, मतलब इस प्याज वगैरह का, ये नॉर्मल देखा मैंने फेनोमेना, पिछले 10 साल से देख रहा हूं मैं, हर साल ऐसा होता है। ठीक है, मलिका को नहीं पता, ठीक है, बाकी लोग बताओ, तो जैसे जैसे हो, अच्छा पता है वैष्णवी को, ठीक है, तो मैं तुम वेरीफाई करना कि जो मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ पता है कि नहीं पता है, कुछ नया पता होगा तो मुझे बताना, इस क्लास के बाद करोगे, नहीं सर आप यहाँ छोड़ दिए 2 पॉइंट। जब तक प्याज की खेती हमारा होता है वो कहाँ होता है, वो साउथ में हमारा होता है, प्याज से खेती होगी, और साउथ में हर साल क्या होता है कि बाढ़ आता है पानी वगैरह का, तो हर साल मान के चलो अगर लोग बोते हैं 10 लाख किलो प्याज मान के चलो बोते हैं, तो उनका 6 लाख किलो ही बचता है, और 4 लाख किलो, मैं एग्जाम्पशन लेके चलो, डेटा मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो 40% मान के चलो उनका प्याज बाढ़ में बह जाता है, चाहे फसल खराब हो जाए। अब अगर 4 लाख किलो मान के चलो 40% निकल ही जाएगा तुम्हारा प्याज बाढ़ में, तो कंट्री को कितना चाहिए प्याज, 10 लाख किलो चाहिए, 6 लाख किलो ही, तो आगे आंसर ना, सप्लाई कम हो गया, डिमांड 10 लाख किलो का ही रहेगा। तो अब ये इन्फॉर्मेशन पता है सेलर को किसी मार्केट में कि भैया हर साल ना, जो नहीं मार्च, या एग्जांपल करता हूँ, मार्च से लेके मई जून तक, ध्यान दें 3 महीना हर साल दाम बढ़ता ही है। तो लोग करते क्या है कि जैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि सप्लाई कम हुआ, तो क्या करते हैं वो लोग उन गुड्स को अपने पास होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मार्केट में आ रहा है 100 किलो, जो होता है ना वो क्या बोलते हैं वो घपलेबाज लोग, वो उसमें से 50 किलो मार्केट में छुपा देते हैं कि आर्टिफिशियल जो है शॉर्टेज क्रिएट कर सके, कम हो गया कम हो गया कम हो गया है, लेकिन बेच नहीं रहे, इससे क्या होगा, दाम और तुम्हारा बढ़ेगा, तो इलीगल चीज है। तो यहाँ पे तुम्हारा होता है कि लिखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा होता है राइस, जब भी सप्लाई तुम्हारा कम हो जाए तो गवर्नमेंट के पास एक टेंशन हो जाता है, कम तो हो गया, सेलर्स तुम्हारे कम तो कर देंगे तुम्हारा सप्लाई करना, तो लोगों का डिमांड कैसे पूरा होगा। तब उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, प्याज का मैं तुम्हें एग्जाम्पल लूंगा, अफगानिस्तान, तुम्हारा श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर तुम्हारा पाकिस्तान, यहाँ से प्याज मंगवाकर उस आर्टिफिशियल के 4 लाख किलो का जो है डेफिसिट, उसको गवर्नमेंट मेकअप करती। सप्लाई फिर से बढ़ गया, तो बढ़ गया तो क्या लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया, अब दाम फिर से धीरे धीरे कम हमारा हो जाता है। तो ये चीज यहाँ पर है, there arises the problem of allocating the limited supply, जो बचा है मेरे पास, यानी कि अब तो लोग बना रहे हैं, कम कर दिए, तो उस कम को हम लोग कैसे बांट सके। गवर्नमेंट के सामने क्वेश्चन चला आता है कि लोगों को मिलना तो मिलेगा तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सिंस प्राइस इज नॉट अलाउड टू राइज,
so as to allocate the available supply among the buyers. Some other method of allocation will have to be found. ध्यान देना, कौन करेगा फाउंड? गवर्नमेंट करेगा फाइंड, ठीक है। तो तुम्हारे यहाँ पे आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ध्यान देना, सामान तो मेरे पास कम है, लोग में कैसे बांटे? लॉटेज सिस्टम करते, लॉटेज नहीं कह सकते, सॉरी, कि जो सुबह सबसे फर्स्ट दिखेगा लाइन में उसको दे देंगे, बाकी लोग को नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा, लोग क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे कि हमको तुम किस बेस पे नहीं दिए। गवर्नमेंट ने पहले बोला भाई जो पहले सुबह आएगा उसको मिल जाएगा, बाकी लोग को नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत जगह तुमने देखा होगा अपने एरिया में कि लाइन लगता है कि किसी भी, अभी से वैक्सीनेशन वाले तुम्हारा केस था शायद, अभी भी हो रहा है ना, कि 200 का स्लॉट निकला, जो पहले रजिस्टर कर पाया उनको मिल गया, बाकी हाथ मलते रह जाओ, फिर नेक्स्ट दिन फिर ट्राई करना। वो तुम्हारा एक एग्जाम्पल ही है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ध्यान दो, तो गवर्नमेंट ये चीजें करती है ताकि लोगों में क्या हो, डिससेटिस्फैक्शन ना हो कि हमको मिला उसको नहीं मिला, बिकॉज तुम पहले नहीं है तुमको इसलिए नहीं मिला। तो एक स्ट्रेटेजी है लिमिटेड रिसोर्स को बांटने का लोगों में, पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ध्यान देना। चलेगा यहां तक तुम लोग को? आगे हमारा है नंबर 2, एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंसेस। ध्यान देना, जहां पर सेलर पे डिपेंड करता है कि किसको देना चाहता है किसको देना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के बेस पे नहीं, बल्कि वो अपना स्टडी करेगा डेटा अपने एरिया में कि भाई किनको लगना चाहिए किनको नहीं लगना चाहिए। तो फिर से तुम्हें बता दूं, यहाँ पर भी तुम वैक्सीन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस डिसाइड किया कि भाई पहले बूढ़ों को लगना चाहिए वैक्सीनेशन, फिर जो है जवानों को लगना चाहिए वैक्सीनेशन। यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, प्रेफरेंस ना, गवर्नमेंट ने अपने बेस पे डिसाइड किया कि पहले इनको मिलना चाहिए फिर बाद में उसको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट को मजबूर क्यों ना पर डिसाइड करने के लिए? ध्यान देना, स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन का जो था शॉर्टेज था, हाँ कि ना, सप्लाई कम था, लोगों को देना भी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर से कोई एग्जांपल आ गया तुरंत ना, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई पर डोज, तुम न्यूज में पक्का सुने होगे फॉर्चुनेट न्यूज, कोविशील्ड गवर्नमेंट ने कम से कम 200 रुपए रखा, उससे ऊपर कोविशील्ड बेच ही नहीं सकता। कोवैक्सीन का 700 रुपए रखा, उससे ऊपर कंपनी बेच ही नहीं सकती। तो मुझे बताओ क्या तुमने हाल फिलहाल में न्यूज सुना है लास्ट ईयर चाहे इस ईयर की शायद बात है, गवर्नमेंट ने जो है कोविशील्ड का प्राइस को फिक्स कर दिया, 200 में ही बेच सकते फॉर एग्जाम्पल, या 150 में ही तुम्हारा बेच सकते। मुझे बताओ सुना कि नहीं सुना? तो वो तुम्हारा एग्जाम्पल था इस एमएसपी मिस्टेक मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन का ही तुम्हारा एग्जाम्पल था। गवर्नमेंट ने कम कर दिया बिकॉज इमरजेंसी था, तो कॉस्टिंग लग रहा, मान के चलो अगर कंपनी चाहे तो उसको बेच सकती है 1000 रुपए में, लेकिन लोग 1000 रुपए में अफोर्ड नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने क्या बोला कंपनी को, आपका कॉस्टिंग लग रहा 50 रुपए, आपका हक बनता है प्रॉफिट कमाना बिकॉज आपने इन्वेंशन किया है इतना बड़ा, लेकिन अभी के लिए आप नहीं कर सकते, हम आपको रूल में बाइंड कर देते हैं। तो 200 में बेच लिए मान के चलो। अब धीरे धीरे नहीं, जब वैक्सीनेशन आना स्टार्ट हुआ, लोगों को मिलना स्टार्ट हुआ, तो अब गवर्नमेंट को धीरे धीरे छुट्टा दे रही है कि अब आप हाई प्राइस पर बेच सकते हो धीरे धीरे कर, ठीक है। अभी शायद कोविशील्ड दाम है तुम्हारा 750 रुपए, और कोवैक्सीन का दाम तुम्हारा शायद अभी है 1700 समथिंग कुछ रुपए दाम है, बढ़ गया। देखो सिंपल चीज, गवर्नमेंट अपना इस कंट्रोल प्राइस को कम कर देता है। यहाँ पे एलोकेशन बाय सेलर्स प्रेफरेंस, यहाँ सेलर्स तो है नहीं एग्जाम्पल में हमारे, यहाँ गवर्नमेंट थी कि सामान कम था हमारे पास, बांटना था लोगों में, तो गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस दिखाया कि बड़े लोगों को बूढ़े लोगों को पहले मिले, बाकी लोग को बाद में मिले, तो सामान और हमारा चला आएगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट फुलफिल करती है डिमांड इस वाले कंडीशन में। होप तुमको समझ में आ रहा है। आगे हमारा तो टॉपिक सिलेबस में था राशनिंग। मैं राशनिंग पढ़ा के तुमसे रिस्पॉन्स सबसे लूंगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो राशनिंग का मतलब पता है क्या होता है, कि पर्टिकुलर लोगों को ही सामान देना, चाहे वो किसी भी एज से बिलोंग करते हो, उन लोगों को ही सामान देना, बाकी लोग को नहीं देना, या फिर एक कोटा डिसाइड कर देना गवर्नमेंट के थ्रू या सेलर्स के थ्रू कि भैया आप पर दिन में इतना पीसी बेच सकते हो, उससे आप बेसी नहीं बेच सकते हो, या फिर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को ही दे सकते हो, बाकी लोग को आप सामान नहीं दे सकते। तो राशनिंग ध्यान देना, तो एक वर्ड है राशन। तो राशन मतलब वो चावल दाल आटा नहीं होता, ध्यान देना। राशन तुम्हारा एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट कोटा करती है डिसाइड कि लोगों के बीच में सामानों को कैसे बांटा जाए। तो तुम एग्जाम्पल दूंगा, चलो कि मैं राशन दुकान में देखना कि नॉर्मल को इस चीज को कोई दिल पे मत लेना, मैं क्योंकि फैक्ट बता रहा हूँ, मान के चलो, ठीक है। तो गवर्नमेंट करती है कि जो है, जो लोग जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं, उन्हें गवर्नमेंट कहते हैं कि आपको महीने में 5 किलो राइस ही मिलेगा, मान के चलो। लेकिन जो बीपीएल है, इनका मान के चलो एसटी एससी ओबीसी में जो लोग आते हैं, उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है कि देती है 20 किलो, मतलब हमेशा ज्यादा उनका होता है कंपेरेटिव उन लोगों से। तो भाई इन लोगों को ज्यादा मिलेगा, क्यों? गवर्नमेंट ने राशनिंग पॉलिसी किया डिसाइड
कि ये जो पर्टिकुलर जो ग्रुप के लोग, कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये कम पैसे वाले ग्रुप में आते हैं, तो इनको पहले मिलना चाहिए फूड क्रॉप से ज्यादा, क्योंकि इनको उतने इनका इनकम अर्निंग उतना नहीं है, तो इनको राशन वाले मतलब उस प्रोसेस में बेनिफिट ज्यादा मिलना चाहिए। केरोसिन ऑयल ज्यादा मिलता है इनको, मान के चलो, और राशन वगैरह दाल चावल आटा मान के चलो इनको ज्यादा मिलता है इन ग्रुप को। ठीक है, क्यों? फिर राशनिंग का पोजीशन चल रहा है। बाकी जो जनरल वाले हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो मार्केट से खरीद के खाना खा सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगा आटे चावल दाल का, कि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जो गांव के जो गरीब लोग हैं, उनको वो मार्केट से परचेज करने के काबिल नहीं है, वो महीने के 5,000 ग्रॉसरी बिल पे करने के काबिल नहीं होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट क्या करती है, उनके लिए कोटा लेके आती है एफसीआई के थ्रू, और राशन शॉप्स में क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को आप गुड्स ज्यादा दो। तो फिर गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या पूरे कंट्री के लोगों को सबको मिलकर बराबर गवर्नमेंट दे सकती है क्या एक बराबर राशन? गवर्नमेंट राशन नहीं दे सकती बराबर। तो अमीर को कम राशन, चाहे नो राशन फॉर एग्जाम्पल, गरीबों को ज्यादा तुम्हारा राशन फॉर एग्जाम्पल। क्यों? कि फूड क्रॉप्स हमारे कंट्री में कम है। जैसे वो गवर्नमेंट ने लग जाए तो पूरा एफसीआई का पूरा गोडाउन खत्म हो जाएगा पूरे इंडिया में। ठीक है, तो ये लोगों का जो है डिमांड पूरा नहीं होगा, तो उन्हें गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट ने कोटा कर दे डिसाइड कि इन लोग को मिलेगा, इन लोग को नहीं मिलेगा, बिकॉज सबके डिमांड मुझे पूरे करने हैं। तो मतलब उतना होता है राशनिंग, ध्यान देना। तो राशनिंग इज अ सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान देना, ऑफ अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी, इतना ही मिलेगा, ऑफ प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। क्या तुमको समझ में आया कि लोगों को पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर क्वांटिटी में ही मिलेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे? चार चीजें यहां पर है, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर प्राइस पर, पर्टिकुलर क्वांटिटी में, पर्टिकुलर लोगों को मिलेगा। इसको बोलते हैं राशनिंग, जहां पे गवर्नमेंट रूल लेकर आती है किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। सो अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इश्यूज अ राशन कार्ड or a coupon to each family which enables it to buy a specified quantity of a product at a fixed price. For instance, in India, BPL मतलब below poverty line तुम्हारे जो होते लोग are issued ration cards which enable them to purchase wheat, rice, etc. at prices fixed by the government. और उनको क्वांटिटी राशन सबसे ज्यादा मिलता है, बाकी लोगों को कम मिलता है। ये तुम शायद फील कर चुके हो, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रियल में तुम्हारा ऐसा ही होता है, बिकॉज उन फूड क्रॉप्स को बांटना है लोगों के बीच में इन सर्टन वे कि सबको मिल जाए वो चीज। तो मुझे बताओ, सब लोग मुझे रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई मुझे नहीं कर रहे हैं कि यहां तक समझ में सबको है राशनिंग तक, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। बताओ ठीक है, समझ में आया वैष्णवी को? तुम लोग को पूरा बुक नहीं लिखना है, नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, मैं क्लास खत्म करते ही चैप्टर मैं तुम लोग को शेयर कर दूंगा, तुम लोग उतना ही एग्जाम में लिखना है। कभी भी एग्जामिनर के सामने हीरो नहीं बनना है कि हम पूरा लिख के मेरे को पूरा समझा के आना, वो जानता है ऑलरेडी। तो बस इतना पता हो करना है, जो बच्चा पेपर लिखा है, क्या वो बच्चा इतने बड़े टॉपिक को शॉर्ट में लिख सकता है, समराइज कर सकता है? एग्जामिनर ये चाहता है। कभी भी अगर बुक से तुम चाहो लर्न करना तो मत लर्न करना, नोट्स बना के लर्न करना। अगर तुम्हारे पास नहीं है, नहीं बना पा रहे हो, तो टीचर से मांग लो, हमसे मांग लो। अगर बना पाए तो बहुत अच्छा चीज है, आगे जाके कोई भी तुमको टीचर तुमको नोट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, तुम्हारी हैबिट ही तुमको हेल्प करेगा नोट्स बनाने में फ्यूचर में। ठीक है, बाकी अभी के लिए कोई टेंशन नहीं है, नोट्स पे काम करो अपना। नंबर 3, क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट में? इमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। मैंने पहले बोल दिया प्याज वाले केस में कि जहां गवर्नमेंट दाम कम किया, सप्लाई कम हो गया, लोग देखेंगे सप्लाई कम हो गया, जितना सामान मेरे पास पड़ा हुआ है उसको होर्डिंग कर लो अपने गोडाउन में, तो मत बेचो बाहर। तो पता है कि अगर हम नहीं बेचेंगे तो एक आर्टिफिशियल तुम्हारा क्रिएट होगा स्कैसिटी। ठीक है, और उस केस में दाम और बढ़ेगा। अभी हम बेचे 100 रुपए में, तो बिकेगा तुम्हारा 120 रुपए में। तो हम दिखाएंगे गवर्नमेंट को 100 रुपए में बेच रहे हैं, लेकिन हम घुमा के लेंगे, छुपा के लेंगे, लोगों से 20 रुपए लेंगे। इसको बोलते हैं ब्लैक मार्केट। तो पढ़ना समझ लो चलाया क्या। ठीक है, तो आगे मैं सिंपल अगला टॉपिक है मिनिमम प्राइस रजिस्ट्रेशन। कंफ्यूज मत होना कि कम दाम पे हो तुम्हारा तो सेट, नहीं, इसके अंदर उल्टा होता है। बल्कि मिनिमम मतलब क्या, एक अपर कैटेगरी जिसके नीचे प्राइस नहीं आ सकता। तुम ऐसे लॉजिक बैठाना कि मैक्सिमम का मतलब क्या, उसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगा। जो नहीं, मिनिमम का मतलब क्या, उसके नीचे प्राइस नहीं आएगा, इसे कहते हैं मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन। ध्यान देना, हमारे कंट्री में ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है, फिर जो किसानों के लिए जो है, ये तुम्हारा रूल हमेशा काम करता है। और इसी को लेकर भी धरना चल रहा है, कभी बाद में करेंगे डिस्कस क्यों, कारण क्या है। लिखे कि समटाइम्स द गवर्नमेंट में लीगली फिक्स
द मिनिमम प्राइस एट विच द सेलर्स में सेल अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस। बताया मैंने किसान लोग पहले नॉर्मल लोग क्या बोलते अबोध बालक थे किसान लोग, उनको उतना था नहीं, उनके गुड्स पेरिशेबल थे तो उनको एक्सटॉर्ट किया गया मंडी के ओनर्स के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, एक मिनिमम प्राइस बनाना पड़ेगा जिससे मंडी वाले भी चाह के भी उससे कम में क्या बोलते परचेस ना कर पाए। कोई भी अगर परचेस नहीं करेगा तो गवर्नमेंट बोलते कि हम खरीदेंगे आपको उससे इस कम दाम पर, लेकिन पहले आप कोशिश कर लो कि उस दाम पर या उसके ऊपर दाम पर बेचने का। बिका तो ठीक ना, हम तो है उस हाई प्राइस पर, ताकि किसानों को लॉस ना हो। जब किसानों को लॉस अगर नहीं होगा तो किसान खेती करते रहेंगे और इंडिया में क्या होगा, फूड क्रॉप्स तुम्हारा उगते रहेगा। लेकिन जहां ये चीज गवर्नमेंट एमएसपी लेके नहीं आती, तो जो स्ट्रक्चर आज हमारे एग्रीकल्चर का है, जितना क्वांटिटी में फूड क्रॉप्स आते हैं मार्केट में या प्रोडक्शन होते हैं, शायद आज 2021 में उतना प्रोडक्शन नहीं होता और इंडिया को ये फूड क्रॉप जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता। और उस समय शायद जो दाम नहीं तुम लोग आटा चावल दाम जिस हिसाब में खरीद रहे हैं उससे शायद डबल दाम पे करना होता आज हम लोग। ये है बेनिफिट एमएसपी का कि कंट्री में प्रोडक्शन के बाद बढ़ते जाए। सच प्राइस इज नोन एज फ्लोर प्राइस, फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि भैया ये आपको मिनिमम मिलेगा, इसके ऊपर आपको मिल सकता है, इससे नीचे तक का प्राइस कभी नहीं जाएगा। तो फ्लोर प्राइस बेनिफिट सप्लायर ऑफ अ गुड और सर्विस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस और फ्लोर प्राइस इज फिक्स्ड टू assure support assure the producers that they get a remunerative price for their product। ये रेम्यूनरेटिव प्राइस का मतलब भी क्या होता है कि उनको बेनिफिट हो, उनको लॉस ना हो, बल्कि उनको बेनिफिट हो ना, प्रोडक्शन दोबारा करेंगे तो गवर्नमेंट से हाई प्राइस जो थोड़ा सा है वो बना के रखती है गुड्स का, ताकि लोग किसानों को पैसे मिले, बेनिफिट किसानों को। द फ्लोर प्राइस विल मोटिवेट द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर बाय इंश्योरिंग दैट दे विल गेट अ मिनिमम रीजनेबल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। अब किसान खुश हो गए, टेंशन फ्री हो गए, भैया इतना तो पैसा मुझे मिल ही जाएगा सर। ना गवर्नमेंट हमको क्या बोलते हैं, ये गवर्नमेंट हमको अश्योर कर देती है एकदम कि आपको कम से कम इतना मिलेगा ही, क्योंकि ये आटा का मतलब गेहूं का दाल का मिनिमम प्राइस इतना तो मार्केट में मिल ही जाएगा, इससे कम नहीं मिलेगा। मतलब फार्मर्स हमारे कंफ्यूज नहीं है, कम पे बेचना पड़ सकता है, उनको पता है कि ज्यादा भली बिक जाए लेकिन कम से कम इतना तो मुझे मिल ही जाए गवर्नमेंट के थ्रू। मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि सभी तरह के गेहूं या चावल का दाम सेम नहीं होता, कैटेगरी या तुम्हारे क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने उसका प्राइस ग्रेड, यहाँ पे ना ग्रेडिंग तुम्हारा सिस्टम होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3। सबके तुम्हारे जो नहीं फूड क्रॉप्स बराबर तुम्हारी क्वालिटी के होते नहीं है, जिसके अच्छे ग्रेड 1 हाई प्राइस, थोड़ा सा डाउन है ग्रेड 2 थोड़ा सा कम प्राइस, जिनकी तुम्हारे ग्रेड 3 है थोड़ा सा और कम ग्रेड 3। ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो क्योंकि ये हम लोग बात करें मिनिमम प्राइस के बारे में जिससे बेनिफिट मिलना चाहिए किसानों को, तो हमेशा जो प्राइस तुम्हारा ये प्राइस मिनिमम वाला चीज वो हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर तुम्हारा रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर, यानी कि हमेशा P2। अब जो नहीं ऊपर तुम्हारा जो है हमेशा गवर्नमेंट वहां पे सेट करेगी कि इसके नीचे किसी को प्राइस नहीं मिलना चाहिए, मिलेगा तो फार्मर्स को लॉस होगा। फार्मर को मिनिमम इतना प्राइस मिलना चाहिए और इसके ऊपर फार्मर चाहे तो नेगोशिएट कर ले, सामान बेच दे अपना बाकी बाहर के लोगों को। ये तुम्हारा ग्राफ है इस वाले केस में। तब तुम सोचो कि जब गवर्नमेंट अगर हाई प्राइस में करेगी फिक्स तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, पैसे ज्यादा मिलेंगे क्या बोलते किसानों को, किसान और खेती करेंगे। पहले क्या था, गवर्नमेंट ने कम प्राइस सेट किया तो लोगों ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया बिकॉज लॉस हो रहा था। तो गवर्नमेंट ये कोशिश करती है इस वाले चीज में कि गवर्नमेंट हाई प्राइस डिसाइड करे तो किसानों को बेनिफिट मिले, तो किसान और ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, ठीक है, उनके हाथों में और ज्यादा प्रॉफिट तुम्हारा बच सके। तो मैं तुम्हारा टेस्ट ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जानते हो कि तुम दूर बैठे हो मेरे से, अगर मैं टेस्ट लेता तो मेरे को लर्न करने में हेल्प होता, लेकिन इनका इफेक्ट लर्न करना तुम लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ मिनिमम प्राइस। ध्यान देना क्या इफेक्ट पड़ता है तुम्हारा, पहला फिक्सिंग ऑफ अ मिनिमम प्राइस कॉजेस अ सरप्लस ऑफ द कमोडिटी। मतलब क्या, सप्लाई तुम्हारा बढ़ जाता है। क्यों बढ़, तुमको समझ में आया क्यों बढ़ता है, तुमको क्लियर है, दाम ज्यादा मिलेगा सब किसानों को, किसान नेक्स्ट टाइम और प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। While the producers get a higher price than the equivalent price, the actual quantity bought and sold will fall. That is OQ1। तो ग्राफ के बारे में बात करें, तुम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग अभी समझो क्या होता है हमारा, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है इफेक्ट, in order to maintain the minimum price, the government generally purchases the surplus stock of the product which remains unsold
एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब तुमने क्या कहा, गवर्नमेंट बोलते कि आप इससे ऊपर बेच के देख लो, अगर नहीं बिका तो हम खरीद लेंगे। कौन खरीद लेगी? गवर्नमेंट खुद खरीद लेगी। सेम चीज जो भी होती है एक्सेस सप्लाई, वो गवर्नमेंट परचेस कर लेती है अपने पैसों से। गवर्नमेंट को पता है कि हमने फॉर श्योर हाई प्राइस ही सेट किया मार्केट में ताकि बेनिफिट मिले किसानों को। जो बायर्स है, जो मंडी वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि वो उनसे ना खरीदें और उनका बचा सामान बच जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर जो क्या करते कि पूरे इंडिया की मंडियों से जो एक्सेस धान किसान लेके आते हैं, उनका नहीं बिकता है, तो किसान जाके अपने धान या अपने खेत, अपने उस प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल देखिए एफसीआई की मंडी में या गोडाउन में बेच सकते हैं और ग्रेड के अकॉर्डिंगली एफसीआई उनको पे करेगी जो गवर्नमेंट ने लिखा हुआ है। तो गांव में बहुत चलता है सब चीजें, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा भी है, चीजों के बारे में यूपीएससी के सिलेबस में है भी हमारा इकोनॉमी में, तुमको सब समझ में आ रहा हूँ चीजें। So, the government generally purchases the surplus stock of the product which remains unsold at the minimum support price. For example, the government of India has pursued such a minimum support price, मतलब कि वही MSP ध्यान देना, in that case of agriculture products. The government builds the buffer stock of food grains in India by procuring surplus food grains from the farmers at the minimum support price. ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में जो नहीं एफसीआई है उसके पास गुड्स का इतना सारा स्टॉक कि अगर 6 महीना भी हमारे कंट्री में मान के चलो प्रोडक्शन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुआ, मैं सब्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, चावल आटे की दाल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर 6 महीना भी हमारे कंट्री में प्रोडक्शन नहीं हुआ, जीरो हुआ, एक भी किसान अगर नहीं गया तुम्हारे खेतों में मान के चलो, तो पूरे कंट्री को 6 महीने तक राशन एफसीआई सप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट करती क्यों ऐसा? ध्यान देना, गवर्नमेंट ने देखा है वॉर का सिचुएशन ना हमारे कंट्री में, तो उस वॉर में क्या होता है कि पॉसिबिलिटी की लड़ाई चलना स्टार्ट हो गया तो हमारे एग्रीकल्चर एक्टिविटी अफेक्ट हो गए, तो खाना वाना तो चाहिए ना लोगों को वॉर में भी, तो वहां पे गवर्नमेंट सप्लाई कर सकती है। 6 महीने कम से कम गवर्नमेंट सर्विस हमेशा बना के चलती है और वही सर्विस काम आया अभी कोरोना में, जहाँ पे गवर्नमेंट सभी को राशन बांटे हैं एफसीआई गोडाउन से लेंगे। आगे बात करते तो मैंने होप तुमको समझ में आ गया तुमको टॉपिक, तो उसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो गया। तुम्हारे पास बुक है, अच्छे से पढ़ो और नोट्स के लिए टेंशन मत लेना, तो तुमको मैं दूंगा लिखकर, लिखा हुआ भी है, बस पीडीएफ तुमसे शेयर करना है। टाइपिंग एरर वहां पे हो सकता है, तो मुझे बताना टाइपिंग एरर कहाँ है, ठीक तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन पढ़ना जरूर इस क्लास के बाद। तो सब लोग मुझे रिप्लाई करो फास्ट फास्ट, जो सुन पा रहे मुझे सब मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में कि तुम लोग को आज वाला क्लास समझ में आया कि नहीं आया, जहां तुमने सीखा प्राइस कंट्रोल के बारे में, गवर्नमेंट कैसे प्राइस कंट्रोल करती है, या तो मैक्सिमम करती है तो मिनिमम प्राइस करती है, उसका हमारा इफेक्ट क्या होता है। तो प्रैक्टिकल सिनेरियो में मुझे बताओ सब लोग कि क्या तुम लोग को समझ में आया चीजें कि समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, समझ में आया है वैष्णवी को, समझ में आया है शशांक को, समझ में आया है नीतीश को भी, समझ में आया है मलिका को भी। फाइन, चलो अच्छा बात है। तो ग्रेट, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ। आज कॉमर्स क्लास नहीं हो पाया, तुम्हारा 5 बजे तो दिक्कत हो गया सॉफ्टवेयर में, हम लोग अगला क्लास फॉर श्योर करेंगे